नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग ये यूजीसी नेट का घटना चक्र द्वारा निकाला गया पेपर 1 का हल प्रश्न पत्र देख रहे थे। प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन है इसमें, शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से संबंधित। ये दिसंबर 2021 का पेपर है। हम लोगों ने शिक्षण एवं शोध आवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लिया था इस प्रश्न पत्र में। अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर और पर्यावरण के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? डिवाइस के द्वारा समझा जाने वाला फॉर्मेट में डेटा को स्थानांतरित करता है, डेटा के साझा और विनिमय की अनुमति देता है, दूसरे स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों की प्रतिलिपि बनाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो डिफ्रेगमेंटेशन या डिस्क फॉर्मेटिंग करता है। तो बिल्कुल चौथा सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है ये जो डिफ्रेगमेंटेशन या डिस्क फॉर्मेटिंग करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के रखरखाव संबंधी मुख्य कार्य से कंप्यूटर और उसके उपकरणों या इसके प्रोग्राम के प्रबंधन से संबंधित कार्यों को करने की अनुमति देता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, कंप्यूटर से अशुद्धियों को दूर करने या सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों को संपन्न करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रमुख उदाहरण डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीन अप, बैकअप प्रोग्राम, फाइल मैनेजर एवं एंटीवायरस यूटिलिटी आदि है। तो कुल मिला के एक मरम्मत का कार्य करता है, रिपेयरिंग सिस्टम है। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 दी गई है, मिलान करना है। नेटवर्क सिक्योरिटी ये किस लिए होता है? ये फायरवॉल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा मैक। ठीक है, MAC। मेमोरी रोम है। और कम्युनिकेशन हम लोग ईमेल के द्वारा करते हैं ना, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? विकल्प C हो जाएगा। अगला है एक्सप्लेनेशन है इसकी। फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर या दोनों हो सकता है जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। क्या करता है फायरवॉल? एक हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर है, या दोनों भी हो सकते हैं ये। ठीक है, जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ता को कंप्यूटर नेटवर्क व डाटा उपयोग की अनुमति देता है। इस प्रकार फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो सामान्य नेटवर्क एवं सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है तथा कंप्यूटर नेटवर्क को वायरस, वॉर्म, हैकर आदि खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है फायरवॉल। ठीक है, अतः यह नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एवं उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर, एप्लीकेशन और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तीनों चीज़ें होती हैं इसमें। डाटा, प्रोग्राम या अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करने हेतु कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में रोम ऐसी प्राथमिक मेमोरी है जो स्थायी प्रकृति की होती है, मतलब नॉन वोलेटाइल होती है, जबकि रैम क्या होती है? हमारी वोलेटाइल होती है। आगे सूचनाओं को ग्रहण करने या पढ़ने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसमें सही कोड चुनना है। ठीक है, कितने दिए गए हैं? ई दिए गए हैं। ठीक है, सूचनाओं को ग्रहण करने या पढ़ने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। बिल्कुल, रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज किया जाता है सूचनाओं को ग्रहण करने, पढ़ने के लिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। अगला है MICR, मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के अक्षर आसानी से विनिर्मित होते हैं तथा उनके ऊपर नहीं लिखा जा सकता। चलिए अगला देखते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। किसी फॉर्म पर एक विशिष्ट स्थान में पेंसिल अथवा कलम से लिखी गई चिन्हों को पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, किसी फॉर्म पर एक विशिष्ट स्थान में पेंसिल या कलम से लिखे गए चिन्हों को पढ़ लेते हैं।
अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, टेक्स्ट को स्कैन करता है और कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। ये OCR क्या करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है और कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। ये भी सही है। बारकोड की क्षति पहुंचाई जा सकती है या जालसाजी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका कौन सा सही है, डी सही है इसका, ठीक है, इसका डी सही है। सूचनाओं को ग्रहण करने या पढ़ने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रौद्योगिकी है सूचनाओं को ग्रहण करने और पढ़ने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का, जो वेदार पहचान या निगरानी रखने की क्षमता प्रदान करती है। MICR मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का अधिकतर उपयोग बैंक से चेक भुगतान के लिए किया जा सकता है। MICR का किस में किया जा सकता है, बैंक में चेक भुगतान के लिए किया जा सकता है। MICR कोड चेक के नीचे लिखा होता है, जो MICR बैंड कहते हैं। MICR कोड को पढ़ने के लिए MICR रीडर का उपयोग किया जाता है। OMR, जो इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR को क्या बोलते हैं, पूरा ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्हों संकेतों को पहचानने के लिए अविकल्पित होती है। अतः OMR किसी फॉर्म पर एक विशेष स्थान में पेंसिल अथवा कलम से लिखे गए चिन्हों को पढ़ लेता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR टेक्स्ट को स्कैन करता है और कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। OCR क्या करता है, टेक्स्ट को पहले स्कैन करेगा, फिर क्या करेगा, उसे कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। बारकोड को ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑटो ID भी कहते हैं। बारकोड को पढ़ने हेतु बारकोड रीडर की आवश्यकता होती है, जो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। बारकोड में पतली और मोटी लाइनों की एक श्रृंखला होती है। इन लाइनों को बार कहा जाता है। इन लाइनों की कोडिंग लाइन की लंबाई से नहीं अपितु उसकी मोटाई से होती है। अगला क्वेश्चन है, कथन है, हर बार एक डिवाइस जब नेटवर्क से जुड़ता है तो इसे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दिया जाता है। बिल्कुल, डिवाइस जो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते उनका IP एड्रेस समान बना रहता है। ये भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। क्या है कि जो एक डिवाइस जब नेटवर्क से जुड़ती है ना, तो उसमें एक IP एड्रेस दिया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है वो। और जो डिवाइस कनेक्टेड नहीं होते हैं उनका IP एड्रेस समान बना रहता है। एक्सप्रेशन क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या IP एड्रेस एक संख्यात्मक लेवल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े ऐसे प्रत्येक उपकरण को निर्दिष्ट किया जाता है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। संपूर्ण विश्व में इंटरनेट से जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटरों का IP एड्रेस एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है, एक समान नहीं हो सकता है, नहीं होते, उनका IP एड्रेस समान बनाता है। हाँ, संपूर्ण विश्व में इंटरनेट से जुड़े किन्हीं दो कंप्यूटर का IP एड्रेस एक समान नहीं हो सकता। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP द्वारा प्रदान किया जाने वाला वह पता जो कभी नहीं बदलता अर्थात स्थायी रहता है स्थैतिक IP एड्रेस कहलाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP द्वारा प्रदान किया जाने वाला वह पता जो बदलता रहता है अर्थात अस्थायी रहता है गतिक IP एड्रेस कहलाता है। इस IP एड्रेस में इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर प्रत्येक बार नया IP एड्रेस दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि हर बार एक डिवाइस जब नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे IP एड्रेस दिया जाता है। डिवाइस जो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते उनका IP एड्रेस समान बना रहता है। तो यही तो था, जो डिस्कनेक्ट नहीं होते उनका समान होता है, ठीक है। अगला है मेजरमेंट एप्लीकेशन, कंट्रोल एप्लीकेशन, मॉडलिंग एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, इनका मिलान करना है। तो जो मेज़रमेंट एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, मेज़रमेंट एप्लीकेशन कहाँ पे यूज किया जाएगा, वेदर स्टेशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे किया जाएगा, वेदर स्टेशंस पे। जो कंट्रोल एप्लीकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, कंट्रोल कहाँ पे होगा, ऑटोमेटिक ओवन में होगा, बिल्कुल
ठीक है, कंट्रोल टेम्परेचर वगैरह इन सब का वो रहेगा। मॉडलिंग एप्लीकेशन हम लोग किस में करेंगे? कार क्रैश सिमुलेटर में। और कम्युनिकेशन एप्लीकेशन वेबसाइट्स में यूज होता है। ठीक है, ओके। तो इसका कौन सा सही है? बी सही है। मेजरमेंट एप्लीकेशन के अंतर्गत दाब, तापमान, विकिरण आदि का मापन करने के लिए सेंसर के साथ कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है मेजरमेंट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मुख्यतः स्वचालित यंत्र होते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक प्रमुख उदाहरण ऑटोमेटिक ओवन है। मॉडलिंग एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें कार्य या व्यवहार डेवलपमेंट एप्लीकेशन पर आधारित होते हैं, जैसे कार क्रैश सिमुलेटर। कम्युनिकेशन एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे मुख्यतः संप्रेषण हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे वेबसाइट। ओके, अगला है निम्नलिखित में से, अच्छा जो ये डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है ना, डेवलपमेंट एप्लीकेशन से, वो मॉडलिंग एप्लीकेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन है? ये 2008 में स्टार्ट की गई थी। तो राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित भारत मिशन, पश्चिमी घाट विकास मिशन, ये तो नहीं होगा। राष्ट्रीय जल मिशन, वायु प्रदूषण उपशमन मिशन, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? ABD, बिल्कुल ABD। ये 2008 में स्टार्ट की गई थी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। इसमें क्या था? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC को प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून 2008 को जारी किया गया। इसका उद्देश्य देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए विकास पथ की एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना है। इस एक्शन प्लान के 8 राष्ट्रीय मिशन हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है। राष्ट्रीय सौर मिशन, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखने हैं इसका। राष्ट्रीय सौर मिशन है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। संधारणीय आवास पर राष्ट्रीय मिशन है। जल मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन। हिमालय पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, ना कि किसके लिए? पश्चिमी घाट लिखा था ना, वो नहीं है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन है, और सतत कृषि के लिए है, और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना है NAPCC, ये कहीं ना कहीं जो हम लोग का 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, सभी उसी से रिलेटेड हैं। वहाँ से ही हम लोगों ने फिर जैव विविधता 2002 वाला बनाया था, फिर उसके बाद अधिनियम बनाया, और फिर ये भी हम लोगों ने उसी का एक पार्ट है। ठीक है, अगला है यूरोपीय संघ EU के देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का उद्देश्य है कि 2030 तक 1990 के स्तर के संदर्भ में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कितने की कमी लाना है? तो ये 40% का है। ठीक है, पेरिस समझौते के अंतर्गत, पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। यूरोपीय संघ के देशों के राष्ट्रीय स्तर पर ये COP21 था पेरिस समझौता। हाँ, पेरिस समझौते के अंतर्गत यूरोपीय संघ के देशों पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का उद्देश्य है कि 2030 तक 1990 के स्तरों के संदर्भ में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 40% तक की कमी की जाए। हालांकि यूरोपियन यूनियन द्वारा हाल ही में अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने हेतु ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40% के स्थान पर 55% कटौती का लक्ष्य 2030-1990 के स्तर के संदर्भ में रखा गया है। अगला है, जल में निम्नलिखित में से किस संदूषक में मानसिक अशांति और वाणी, श्रवण और दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर हो सकते हैं? तो ये मिथाइल जो पारा होता है ना, पारा का ज़्यादा होता है, ये पारा। ठीक है, पारा से ज़्यादा होता है ये कि मानसिक अशांति, वाणी, श्रवण और दृष्टि संबंधित। क्या है? अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा जीवाणु क्रिया द्वारा विषाक्त मिथाइल पारा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मानसिक अशांति, वाणी, श्रवण और दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रदूषित जल में पारे की उपस्थिति से मनुष्यों में मिनमाता रोग होता है। प्रदूषित जल में उपस्थित कैडमियम में इटाई रोग मानव में फैलता है। इससे
कैडमियम से क्या फलता है? डाई, और पारा से क्या होता है? मिनिमादा। इसमें फेफड़ों एवं यकृत का कैंसर भी होता है। प्रदूषित जल में लेड यौगिक द्वारा मानव में एनीमिया, सिरदर्द और मांसपेशियों की शक्ति में कमी होती है। ठीक है, अगला है विश्व के अग्रणी भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देशों के सही क्रम की पहचान करें। तो कौन कौन से दे रखा है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, यूएसए, इंडोनेशिया। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? यूएसए। बिल्कुल भूतापीय ऊर्जा के मामले में सही है। और फिर इसके बाद आ जाएगा यूएसए के बाद आ जाएगा क्या? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आ जाएगा हमारा न्यूजीलैंड के बाद आ जाएगा आइसलैंड। तो वर्ल्ड एक बार वो देख लेते हैं सारणी। वर्ल्ड जियोथर्मल कॉन्फ्रेंस के अनुसार 2020 तक जियोथर्मल ऊर्जा उत्पादन में देशों का क्रम देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले पे कौन है? यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद यूएसए तो बहुत ज़्यादा है, 3700 है। ठीक है, इंडोनेशिया फिर 2289 पर है। फिर इंडोनेशिया के बाद आ जाएगा फिलीपींस, मतलब ये साउथ ईस्ट ही आ जाएंगे, इंडोनेशिया, फिलीपींस। फिर उसके बाद टर्की आ जाएगा, फिर केन्या, फिर उसके बाद केन्या 5th नंबर पे है, और फिर है मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद आ जाएगा न्यूजीलैंड, इटली, आइसलैंड, जापान जो है वो 10th नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 550। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में अग्रणी भूतापीय ऊर्जा उत्पादन देशों का आरोही क्रम क्या होगा? यूएसए, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें देखिए ये दिया गया है कि किस में क्या क्या किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से संबंधित है। और रियो शिखर सम्मेलन ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर उपशमन व अनुकूलन से होगा ये। नहीं, पर्यावरण और संधारणीय विकास से संबंधित होगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो होगा ये हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना होगा। ठीक है, और पेरिस समझौता जो होगा ये होगा जलवायु परिवर्तन के उपशमन व अनुकूलन से। चलिए देख लेते हैं एक बार क्या सही है। सी सही होगा इसका। ए का 4 मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। इसके बाद बी का 2 रियो शिखर सम्मेलन पर्यावरणीय संधारणीय विकास से संबंधित है, बिल्कुल। और क्योटो प्रोटोकॉल हमारा जो है 1997 में हुआ था। हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है, जो 6 प्रमुख गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और इसके बाद पेरिस समझौता जो है, जो हमारा 21वां सम्मेलन हुआ था, COP21 विश्व 15 का, ये है जलवायु परिवर्तन उपशमन व अनुकूलन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तत्वाधान में विश्व के देशों ने ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन व प्रयोग को चरणबद्ध रूप समाप्त करने हेतु 16 सितंबर 1987 को स्वीकार किया गया। वह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। प्रभावी कब हुआ? 89 में, जबकि स्वीकार कब किया गया था? 87 से। अच्छा, इसमें 16 सितंबर जो थे तभी से ओजोन मतलब ओजोन दिवस इसी डे को मनाया जाता है हम लोगों का। 16 सितंबर आता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें क्या हुआ था? 1972 में किया गया था एक स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित। इसमें और इसी की फिर 20वीं वर्षगांठ में 1992 में जो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो है, वहाँ पर पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, UN-GAD। इससे संबंधित देशों ने पर्यावरण और संधारणीय विकास के लिए व्यापक कार्रवाई योजना स्वीकृत की, एजेंडा 21। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था? जापान के क्योटो शहर में आयोजित UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 30वें सम्मेलन में विकसित देशों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करने का लक्ष्य वर्ष 2008 से 2012 के बीच के लिए तय किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को स्वीकार किया गया और तथा 8 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ। प्रभावी कब हुआ था ये? 2005 से। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए किया कब गया था? 97 में, लेकिन प्रभावी 2005 में हुआ था। और उसके बाद भी
इन विकसित देशों और विकासशील देशों में तनाव हुआ, फिर उसके बाद फिर बाली समझौते में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तब जाके फिर पेरिस समझौते में कुछ और प्रावधान किए गए। और वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु COP21 सम्मेलन में पेरिस समझौते को अंगीकार किया गया। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ, इसकी स्थापना किन विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और मानकों का देखभाल करना होगा, अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना, विश्वविद्यालय के बीच में संचार समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना, विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों की पहचान करना, विश्वविद्यालय और सरकार के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका सही होगा अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना, विश्वविद्यालय के बीच में संचार समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना, और क्या है, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापित करना। सेकंड हो जाएगा इसका। 23 मार्च 1925 को, कब? 23 मार्च 1925 को विश्वविद्यालय में कुलपतियों और उनके प्रतिनिधियों की बैठक में एक सर्वोच्च अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में भारत के अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड IUB का गठन किया गया। तो IUB का गठन कब किया गया था? अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन किया गया था 1925 में बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है। भारत में छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालयों के हितों की रक्षा करने के लिए समन्वयक निकाय के माध्यम के रूप में यह एक सामान्य मंच उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देना, विशेष रूप से शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबंधित क्षेत्रों में सूचना साझा करना और सहयोग का माध्यम उपलब्ध कराना था। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने 29 सितंबर 1967 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकरण द्वारा कानूनी दर्जा प्राप्त किया तथा वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर दिया। क्या कर दिया? AIU कर दिया। ठीक है। IUB था अंतर विश्वविद्यालय संगठन, उससे बदलकर AIU कर दिया। IUB से एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अतः स्पष्ट है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना, अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना और विश्वविद्यालय में सरकारों के बीच संपर्क स्थापित करना है। ठीक है। तो AB ये आएगा। चलिए ठीक है। NIRF के अनुसार रैंकिंग के लिए इसमें देखिए क्या था ना, गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना, अंतर विश्वविद्यालय संगठन की ओर समन्वयक। इसमें क्या क्या दिया है? इसमें देखिए विश्वविद्यालय और सरकारों के बीच संपर्क और विश्वविद्यालय के बीच संचार समन्वय वाला भी है, और अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना भी है, और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और मानकों का भी है ना। अच्छा, ये नहीं है विश्वविद्यालय के बीच संचार समन्वय और परस्पर परामर्श की। तो क्या क्या होगा? A, B और E होना चाहिए, लेकिन ये शायद, हाँ, ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे BC नहीं होना चाहिए। यहाँ A क्या होना चाहिए? यहाँ A होना चाहिए, यहाँ A होना चाहिए। ठीक है, B नहीं होना चाहिए। अगला है NIRF के अनुसार रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक नहीं है? तो शिक्षण अधिगम संसाधन NIRF के अनुसार, परिषद संस्थानन, शोध एवं व्यावसायिक अभ्यास और आउटरीच और समावेशिता। तो इसमें से क्या है? इसमें परिषद स्थानन नहीं है। ठीक है, बाकी शिक्षण अधिगम संसाधन को लिया जाता है,
और शोध व्यावसायिक अभ्यास को भी लिया जाता है और आउटरीच और समावेशिता को भी लिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अब शिक्षा मंत्रालय जो हो चुका है द्वारा अनुमोदित NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया। यह ढांचा देश भर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों की रैंकिंग के लिए व्यापक मानदंडों की पहचान करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक कोर कमेटी की सिफारिश आधार होती है। मानदंडों को मोटे तौर पर शिक्षण अधिगम और संसाधन, शोध और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच एवं समावेशिता और समावेशिता के रूप में शामिल किया जाता है। अगला है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या है स्वयं का? उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु बनाने और प्रदान किए जाने सुनिश्चित करना, नाम मात्र कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करना, कक्षा 9 से परास्नातक तक सभी कक्षाओं को पढ़ाना, विद्यार्थियों को लगातार मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करना, किसी के द्वारा कहीं से किसी भी समय पहुंच में होना, ये तो होगा नहीं, ACE यही है। उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु को प्रदान किए जाना और कक्षा 11 से परास्नातक तक सभी कक्षाओं को पढ़ाना और किसी के द्वारा कहीं से किसी भी समय पहुंच में होना। हाँ, शिक्षा का ना, सही है, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOC के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स एक कार्यक्रम है जो शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता। तो क्या होंगे शिक्षा नीति के 3 सिद्धांत? एक तो पहुंच होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए? इक्विटी होना चाहिए और तीसरी गुणवत्ता होना चाहिए, को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी तक पहुंचाना है। स्वयं उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पटाना चाहता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते, पटाना नहीं, पाटना चाहता है, सॉरी, पाटना चाहता है, मतलब गैप को कम करना चाहता है, जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते हुए रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी कोर्स को किसी के द्वारा कहीं भी किसी समय प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री का उत्पादन एवं वितरण सुनिश्चित करने हेतु 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें से क्या था? कक्षा 9 से परास्नातक है और उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु का है। ठीक है। इसमें लगातार मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करना नहीं है। ठीक है। अगला है शिक्षा आयोग और सूची 2 से मिलान करना है, मतलब सूची 1 का सूची 2 से। शिक्षा आयोग कब बना था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आ गई है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बना था? ये 66 हो जाएगा शायद। और शिक्षा आयोग कब बना था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब बना था? डी का क्या होगा? बनोगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 में। ये तो समग्र शिक्षा का है ना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 समग्र शिक्षा वाला। और इसके बाद आ जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था हमारा 1948 to 49 में बना था। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? ये तो 1986 में है, अब नई आ गई है। और नहीं, इसके बाद 1986, फिर 2005 आ गई है, फिर उसके बाद अब आ जाएगा 2020 आ जाएगा। और शिक्षा आयोग कब बना था? शिक्षा आयोग बना था 1964-66, ये कोठारी आयोग ही होगा।
कोठारी कमीशन, जिसे सामान्यतः राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, का गठन 14 जुलाई 1964 को डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा में विद्यमान कमियों को दूर करने हेतु गठित किया गया था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। वर्ष 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति के बाद सबसे पहले प्रथम शिक्षा नीति कब लाई गई थी? हमारी लाई गई थी 1968 में, फिर दूसरी लाई गई थी 86 में, ठीक है। हाँ, 1986 में भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया, जो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, ठीक है। एस राधाकृष्णन, ये ध्यान देने योग्य है कि जो ये है ना, ये तीसरी शिक्षा नीति है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता 1948 में की गई थी। उन्होंने अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन यूके के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर किया जाए, जिसमें विख्यात शिक्षाविदों में से पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में 13 जून 2005 को किया गया। कब किया गया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में, इसमें 2005 दे रखा है, और फिर उसके बाद 2014 में से ख़त्म भी कर दिया गया था, जबकि इसमें ऑप्शन में 2009 दे रखा है, तो ये 2005 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही रहा है, छोड़िए।